हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, अपन आज मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, किसी भी प्रकार का जब मापन किया जाता है तो मापन के अंदर दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है संख्यात्मक मान, और दूसरा होता है मात्रक। तो कोई भी मापन अपन तभी पूर्ण मान सकते हैं जबकि उसके अंदर ये दोनों चीजें एक साथ मौजूद हो। जैसे बेटा, आपसे आपके घर में कहा गया कि 2 किलोग्राम आलू लेकर आने हैं। अब 2 किलोग्राम के अंदर दो चीजें हो गई, एक तो हो गया शब्द 2, संख्यात्मक मान हो गया 2, और मात्रक हो गया उसका किलोग्राम। मान लीजिए आप दुकान पर जाते हैं और दोनों में से किसी एक चीज को छोड़ देते हैं, या तो मान को छोड़ देते हैं या मात्रक को छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने दुकान वाले से कहा कि 2 आलू दे दीजिए, तो उस कंडीशन में दुकान वाला आपको 2 आलू को तोल करके दे देगा। 2 किलो नहीं देगा, वो 2 आलूओं को तोल करके दे देगा। या फिर अगर आपने दुकान वाले से कहा कि आप किलोग्राम आलू दीजिए, उसमें संख्या को आपने छोड़ दिया, तो उस स्थिति में दुकान वाला आपसे पूछेगा कि कितने किलोग्राम आलू देने। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जब तक दोनों चीजें एक साथ उपस्थित नहीं होंगी तब तक वो मापन जो है अधूरा है, और वो मापन जो है अर्थहीन है, और उस स्थिति में वो मापन जो है संपूर्ण सूचना प्रदान नहीं करता। तो कोई भी मापन जो है पूर्णतः सही तभी हो सकता है जबकि उसके अंतर्गत दोनों चीजें एक साथ मौजूद हो, संख्यात्मक मान भी मौजूद हो और मात्रक भी मौजूद हो। अगर संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों एक साथ होते हैं तभी जो है हम उस मात्रक को पूर्ण मात्रक मान सकते हैं। मात्रक पूर्ण होने पर ही हमें स्पष्ट सूचना की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने अभी आपको 2 किलोग्राम वाला उदाहरण दिया, तो 2 किलोग्राम वाले उदाहरण में 2 तो हो गया संख्यात्मक मान, मात्रक हो गया उसका किलोग्राम। तो दोनों चीजें एक साथ हैं तब ये मापन जाकर के पूर्ण माना जाएगा। अगर मैं इसमें से केवल किलोग्राम को ले लूं या केवल 2 को ले लूं तो दोनों स्थितियां जो होंगी वो मापन आपका अपूर्ण मापन रहेगा, और वो जो है अर्थहीन हो जाता है, या फिर वो अपने को पूर्ण सूचना प्रदान नहीं कर सकता। तो इस तरह से किसी भी मापन में संख्या का भी महत्व होता है और मात्रक का भी महत्व होता है। तो आज अपन यहाँ पर जो है इन्हीं मात्रकों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, मापन के लिए आप लोगों ने कुछ पद्धतियां पढ़ रखी हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है MKS पद्धति, एक आप लोगों ने पढ़ी हुई है CGS पद्धति, और एक आप लोगों ने पढ़ी हुई है FPS पद्धति। 3 प्रकार की मापन की पद्धतियां आप लोग इनसे परिचित है, MKS, CGS और FPS। MKS को अपन पूरा नाम देते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। ये होती है आपकी बेटा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति, और फुट, पाउंड और सेकंड पद्धति। ये 3 प्रकार की पद्धतियां जो हैं पहले प्रचलित थी, लेकिन इन तीनों पद्धतियों में अपन केवल 3 प्रकार की राशियां, 3 प्रकार की भौतिक राशियों का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर लंबाई, फिर द्रव्यमान और समय। केवल इन 3 प्रकार की राशियों का प्रयोग करके हम सभी प्रकार की भौतिक राशियों का अध्ययन नहीं कर सकते, सभी प्रकार की भौतिक राशियों को व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमें तापमान को व्यक्त करना है, तो तापमान व्यक्त करने के लिए इनमें से तीनों में से कोई भी पद्धति हमारी काम नहीं कर रही। ना तो हम तापमान को लंबाई में व्यक्त कर सकते हैं, ना तापमान को हम द्रव्यमान में व्यक्त कर सकते हैं, और ना ही तापमान को हम समय में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए
1960 में आपकी एमकेएस पद्धति का विस्तार किया गया। जो एमकेएस पद्धति है, इस एमकेएस पद्धति का 1960 में विस्तार किया गया और एक नई पद्धति विकसित की गई और उस पद्धति को नाम दिया जाता है एसआई पद्धति। उस पद्धति का नाम है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को अपन पूरा नाम दें तो इसका पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसे बोला जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो बात हमारी चल रही थी कि सबसे पहले 3 पद्धतियां चलती थी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इन 3 पद्धतियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय को तो आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अन्य भौतिक राशियां व्यक्त करनी हो तो ये पद्धति आपको जो है आपके काम नहीं आ पाती है, उसमें आपको समस्या आती है। तो इस समस्या से बचने के लिए इसमें जो एमकेएस पद्धति थी, इन तीनों में भी जो है एमकेएस पद्धति जो है उसका प्रयोग बाद में बढ़ गया था। तो इसी एमकेएस पद्धति का आगे विस्तार किया गया। इसमें आगे कुछ नई राशियों को जोड़ दिया गया, नई भौतिक राशियों को जोड़ दिया गया और नई भौतिक राशियों को जोड़ने के बाद एक नई पद्धति का निर्माण हुआ। उस पद्धति को हम नाम देते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और ये जो एसआई पद्धति होती है, इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। देखिए, आपकी पद्धति का नाम है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 7 प्रकार की भौतिक राशियां इसके अंतर्गत आती है। अगर हम भौतिक राशियों को देखें, भौतिक राशि इसमें एक तो होती है लंबाई, एक राशि होती है लंबाई। दूसरा होता है द्रव्यमान। तीसरी राशि है समय। चौथी राशि है तापमान। 5वीं राशि हो गई विद्युत धारा। 6ठी राशि हो गई पदार्थ की मात्रा और 7वीं राशि हो गई प्रदीपन की तीव्रता। ये 7 प्रकार की भौतिक राशियां जो है इस एसआई पद्धति के अंतर्गत ली जाती हैं। इसमें लंबाई का मात्रक वही आपकी एमकेएस पद्धति वाला मात्रक होता है मीटर, और मीटर को अपन व्यक्त करते हैं स्मॉल एम से। द्रव्यमान के लिए वही पुराना आपका एमकेएस वाला मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को प्रदर्शित किया जाता है केजी से। इनमें बेटा एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जहां स्मॉल लेटर है वहां स्मॉल लेटर का प्रयोग होगा, जहां कैपिटल लेटर है वहां कैपिटल लेटर का ही प्रयोग होगा। फिर तीसरा मात्रक समय का। समय का मात्रक होता है यहां पर सेकंड। सेकंड को बेटा अपन लोग नॉर्मली इस तरह से लिख देते हैं SEC। ये गलत तरीका है। सेकंड को अपन केवल स्मॉल लेटर में S लिखते हैं यहां पर, जो एसआई पद्धति में प्रचलित है। तापमान, तापमान के लिए होता है केल्विन। केल्विन में आता है कैपिटल के। अब बेटा थोड़ा देखिए, इसमें कहीं पर स्मॉल लेटर आ रहा है, कहीं पर कैपिटल लेटर आ रहा है। इसका एक नियम है, जहां पर कोई भी मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, अगर कोई भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है तो उस स्थिति में हम जो है उसको कैपिटल लेटर से उसका प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। केल्विन वैज्ञानिक का नाम था, तो केल्विन से जब अपन उसका प्रतीक बनाएंगे तो कैपिटल के लिखा जाएगा। अगर कहीं पर भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित होता है
तो उस मात्रक का प्रतीक हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसा इसके बाद आप अगला देख रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा में एम्पियर, एम्पियर में कैपिटल ए, पदार्थ की मात्रा मोल, फिर प्रदीपन की तीव्रता होती है बेटा कैंडेला, कैंडेला होता है आपका सीडी। तो इस तरह से जो है ये 7 भौतिक राशियां हैं और इन 7 प्रकार की भौतिक राशियों के लिए 7 प्रकार के मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये सब इसमें आप देखिए केवल 2 जगह कैपिटल लेटर का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी जगह जो है स्मॉल लेटर से ही इनको प्रदर्शित किया हुआ है। कैंडेला जो शब्द आया आपका कैंडल से आया है। प्रदीपन की तीव्रता मतलब जो प्रकाश की जो चमक होती है उसको अपन प्रदीपन की तीव्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये जो शब्द आया है इसमें कैंडेला मात्रक जो हमने इसका लिया है ये बना है कैंडल से, क्योंकि पहले जो है प्रकाश के लिए अपन कैंडल यानी मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे पुराने टाइम में। तो इसके कारण से जो है कैंडेला जो है आपका मात्रक बनाया गया और कैंडेला का जो प्रतीक रखा गया है वो सीडी रखा गया। केवल 2 मात्रक हैं जो वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित है, बाकी जो है सभी अन्य तरीकों से दिए गए। अब बेटा ये तो हो गए आपके 7 मूल मात्रक, लेकिन क्या ये 7 मूल मात्रक पर्याप्त है? सभी राशियों को क्या ये व्यक्त कर सकते हैं? मान लीजिए मैं आपसे कहूं क्षेत्रफल का मात्रक, तो क्षेत्रफल तो हमें इसमें कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन क्षेत्रफल को निकालने का तरीका इसके अंदर, क्षेत्रफल के मात्रक को व्यक्त करने के लिए इसके अंदर कुछ हमारे पास मौजूद है। हम इससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हम इससे बहुत सारे दूसरे मात्रकों को निकाल सकते हैं। ये आपके 7 मूल मात्रक कहलाते हैं। जब हम इन 7 मूल मात्रकों में से किसी मात्रक की सहायता से कोई दूसरा मात्रक ज्ञात करें, इन 7 मूल मात्रकों में से किसी मात्रक की सहायता से किसी अन्य मात्रक को जब ज्ञात किया जाता है तो उस मात्रक को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। अगला इसमें आता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब जो मात्रक उत्पन्न किए जाएं। व्युत्पन्न मात्रक का अर्थ होता है जिन मात्रकों को उत्पन्न किया जाता है। किससे उत्पन्न किया जाता है? आपके मूल मात्रकों से उत्पन्न किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक अर्थात वे मात्रक जो मूल मात्रकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब बेटा जरा देखिए, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गए। अब जैसे अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आपका एक क्षेत्रफल है बेटा, क्षेत्रफल एसआई में तो डायरेक्ट कहीं भी क्षेत्रफल नहीं आया, लेकिन क्षेत्रफल का मात्रक हम जो है मूल मात्रक की सहायता से निकालते हैं। देखो जैसे क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई को हम किस में व्यक्त करेंगे? लंबाई को हम व्यक्त करेंगे मीटर में। लंबाई व्यक्त की जाएगी मीटर में। और चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है, तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या हो गया? मीटर हो गया। इस प्रकार से क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर, तो ये हो गया आपका बेटा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल वाला जो मात्रक होगा हम इसको क्या मानेंगे? व्युत्पन्न मात्रक मानेंगे। व्युत्पन्न मात्रक क्यों माना जा रहा है? क्योंकि हमने क्षेत्रफल का जो मात्रक है उसे हमने मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया है। जब भी मात्रक को मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया जाता है तो वो मात्रक आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। दूसरा अपन उदाहरण देखें।
आयतन। अब देखिए बेटा, आयतन का मात्रक लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आपका आयतन का फॉर्मूला है। अब लंबाई में हमने मात्रक लिया मीटर, लंबाई को मीटर में व्यक्त कर रहे हैं, चौड़ाई भी मीटर में ही व्यक्त की जाएगी और ऊंचाई भी मीटर में ही व्यक्त की जाएगी। भाई चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो चौड़ाई का मात्रक भी मीटर हुआ, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर हुआ। तो इस प्रकार मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मिलाकर हो जाएगा ये मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से बेटा अपन आयतन का मात्रक मीटर क्यूब प्रदर्शित कर सकते हैं। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब बेटा इसके बाद में अपन निकालते हैं चाल। देखिए चाल क्या होता है बेटा, चाल होता है दूरी बटे समय। चाल का मात्रक होता है दूरी बटे समय। देखिए दूरी को किस में नापा जाएगा, दूरी मतलब एक प्रकार की लंबाई हो गई, तो दूरी को हमने नापा मीटर में, ये मीटर हो गया। समय को हमने नापा सेकंड में अपॉन सेकंड। तो बेटा इसको अब लिखा कैसे जाएगा, अपन इसको पढ़ते तो हैं मीटर प्रति सेकंड, लेकिन बेटा लिखने का जो आधुनिक तरीका है उस आधुनिक तरीके में प्रति सेकंड यानी ऑब्लिक लगा करके एस जो लिखने वाला जो तरीका था, ये पुराना तरीका, वर्तमान में ये प्रचलित नहीं है। तो इसको लिखा किस प्रकार जाएगा, मीटर की जगह तो मीटर ही रहेगा। इसको अपन घातांक नियमों की सहायता से व्यक्त करते हैं। घातांक नियम में क्या होगा, जो हर में जो राशि दी गई है, हर में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसकी पावर इस समय क्या है, इसकी घात जो है आपकी धनात्मक घात है। आपने घातांक नियम में पढ़ा होगा कि अगर ऊपर की राशि को नीचे लाते हैं या नीचे की राशि को ऊपर ले जाते हैं तो जो घात का चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां हर में क्या दे रखा है, सेकंड, और सेकंड की घात क्या है यहाँ पर +1, कुछ नहीं लिख रहा है मतलब +1 है। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड बन जाएगा -1। तो मीटर सेकंड, इसको पढ़ेंगे कैसे, मीटर सेकंड इनवर्स, इसे बोला जाएगा यहां पर मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया आपका बेटा चाल। एक होता है बेटा वेग, सॉरी त्वरण। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है बच्चों वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी इसको हम लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। अब बेटा वेग में परिवर्तन को हम किस में व्यक्त करेंगे, वेग में परिवर्तन को हम वेग में ही व्यक्त करेंगे। वेग में होने वाला परिवर्तन वेग के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। चाल में और वेग में एक छोटा सा अंतर होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन एक फर्क होता है, चाल एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब होता है चाल को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वेग को प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता भी पड़ती है। चाल अदिश राशि और वेग सदिश राशि। चाल को व्यक्त करने में दिशा की आवश्यकता नहीं है, जबकि वेग को प्रदर्शित करने में हमें दिशा की आवश्यकता होगी। मात्रक दोनों का एक समान लिखा है। तो वेग में परिवर्तन को हम व्यक्त करेंगे मीटर सेकंड इनवर्स।
वेग के लिए मात्रक वही रहेगा जो चाल का मात्रक है। लगा समय, समय किस में व्यक्त किया जाएगा? सेकंड में। तो अब आप देखो इसको कैसे लिखेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स इनटू, सेकंड जो है नीचे से कहां चला जाएगा? ऊपर। जब सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर हो जाएगी यहां पर -1। तो इस तरह से ये हो गया भैया मीटर सेकंड -2। तो त्वरण का मात्रक हुआ यहां पर मीटर सेकंड -2। ये अपना त्वरण का मात्रक हो जाता है। देखिए त्वरण को मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, नीचे वो पूरा प्रिंट नहीं हो पा रहा है। इसमें त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम कहते हैं त्वरण। अब वेग परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। अब बेटा वेग परिवर्तन को वेग के रूप में ही व्यक्त किया जाएगा। जैसे अपन को यूं समझे, एक वाहन का वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे वाहन का वेग है 3 मीटर प्रति सेकंड। एक वाहन का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे वाहन का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों के वेग का अंतर क्या होगा? वेग का अंतर होगा 2 मीटर प्रति सेकंड। तो जहां वेग परिवर्तन की बात आती है वहां मात्रक वेग का ही लगेगा, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। और समय का मात्रक हो गया आपका सेकंड। अब इसको लिखेंगे कैसे? आप देखिए, मीटर सेकंड इनवर्स, नीचे वाला सेकंड जो है इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो घातांक नियम के अनुसार इसकी पावर +1 से हो जाएगी -1 और ये हो जाएगा आपका मीटर सेकंड -2। और कुछ अपन इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे बल, बल का मात्रक होता है, बल होता है आपका द्रव्यमान इनटू त्वरण। बल का फॉर्मूला होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक तो हो गया बेटा किलोग्राम, द्रव्यमान की जगह तो हो जाएगा किलोग्राम, और त्वरण की जगह हो जाएगा मीटर सेकंड -2। तो इसका नया मात्रक बन गया किलोग्राम मीटर सेकंड -2। और इस किलोग्राम मीटर सेकंड -2 को वैज्ञानिक न्यूटन के नाम के आधार पर, वैज्ञानिक न्यूटन के नाम के सम्मान में इसे नाम दिया जाता है न्यूटन। न्यूटन वैज्ञानिक के सम्मान में इसे हम किलोग्राम मीटर सेकंड -2 को कैपिटल N के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं। एक और उदाहरण देखिए बेटा, जैसे दाब, दाब भौतिक राशि है। तो दाब में, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल में, बल का मात्रक अभी आपने निकाला, इसमें बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर सेकंड -2 और क्षेत्रफल भी आप निकाल चुके थे मीटर स्क्वायर। अब देखिए आप इसे हल किस प्रकार करेंगे। हल करने को देखो, किलोग्राम की जगह किलोग्राम, मीटर सेकंड -2, मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर। मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर। तो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया, ये हो गया भाई किलोग्राम। नीचे से मीटर जब ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर हो जाएगी -1 सेकंड -2, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड -2। तो अच्छा, इसको हम एक तरीके से और भी व्यक्त कर सकते हैं।
हम इसको बल का मात्रक, अगर मान लीजिए हम बल का मात्रक लेते हैं न्यूटन, अगर बल का मात्रक न्यूटन लिया जाए, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर -2। ये भी एक तरीका हो सकता है दाब के मात्रक को व्यक्त करने का। अच्छा, दाब का मात्रक हम एक और मात्रक लिख देते हैं, पास्कल। पास्कल, ये पास्कल जो मात्रक होता है वैज्ञानिक पास्कल के सम्मान में दिया गया है, तो हम इसको पास्कल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी मात्रक जो है हमने मूल राशियों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए हैं, ये सारे के सारे मात्रक जो होते हैं इनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जब भी किसी मात्रक का निर्धारण जो है मूल मात्रकों के द्वारा किया जाता है, मूल मात्रकों की सहायता से किया जाता है, तो उस अवस्था में मात्रक हमारा जो है व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको कई सारे उदाहरणों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है।